किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, मई का महीना चल रहा है और आगे फिर जून जुलाई में भी गर्मी पड़नी है, तो गर्मी तो रोज़ की रोज़ बढ़नी है और तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव पड़ा है, हमारे पशुधन पे भी इसका प्रभाव है और हमारी फसलों पे भी प्रभाव पड़ा है। इसलिए भाइयों, समय और परिस्थिति के हिसाब से जो है हम विषय का चुनाव करें हैं और आज बातचीत करेंगे, क्योंकि भाइयों गर्मी के मौसम में तापमान बढ़नता जो है पशुओं के लिए हरे चारे की कमी हो जाए, तो ऐसे में हरे चारे के लिए लोबिया की बिजाई, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जब लू पड़ा है तो भाइयों उससे जो हमारे फलदार पौधे हैं उन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे छोटे फलदार पौधों का लू से किस तरह बचाव करें। और कार्यक्रम की भाई शुरुआत करें एक बातचीत है कि धान की बिजाई में हमने किन किन बातों की सावधानी रखनी है, और इस बारे में बातचीत करी गई प्रगतिशील किसान भाई अश्विनी कुमार शर्मा से, जो कि गांव अमीन से हैं, और इनसे बातचीत की विनोद मोरवाल ने। तो भाई पहले तो ये बातचीत सुने। कार्यक्रम किसान वाणी में आपका स्वागत है और आज हम बातचीत कर रहे हैं धान की बिजाई की समय सावधानियों के बारे में। और आज हमने बातचीत करी है प्रगतिशील किसान अश्विनी कुमार शर्मा से, जो अमीन कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। तो कार्यक्रम में शर्मा जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो अश्विनी जी, ये आज जो धान की बिजाई है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास कितने एकड़ जमीन है? हमारे पास जॉइंट फैमिली है, 24 एकड़ जमीन है। तो उसमें क्या क्या बोते हो जी वैसे आप? देखो, इस टाइम पैडी के टाइम में तो पैडी ही लगाते हैं या थोड़ा पशुओं का चारा और घरेलू सब्जी है जी क्योंकि इस टाइम में हमारे पास मेनली पैडी है जी। हाँ जी। दूसरे सीजन में तो मटर, सलैरी और गेहूं हो जाती है, पर पैडी के टाइम में तो टोटल खेत में पैडी राइस का ही है। तो अब जिस तरह धान की बिजाई चल रही है जी, अगर जो इसकी बात करें तो शुरुआत किस तरह होती है जी? क्या सावधानी रखी जाती है इसमें? नहीं, शुरुआत तो ये है कि हम बीज सीड ट्रीटमेंट सबसे पहले वो जरूरी है। इसके जी लिए स्टेप्टो और कार्बनडिजम दो दवाइयों से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जी कार्बनडिजम, हाँ जी, 2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब, प्रति किलो के हिसाब से कार्बनडिजम, 10 किलो में जैसे 20 ग्राम, 50 जी किलो में 100 ग्राम कार्बनडिजम डालें और जी। स्टेप्टो साथ में। तो तो अब इसको जिस तरह 24 घंटे इसको भिगोना जरूरी होता है। 24 घंटे के बाद वो उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं। फिर ये 36 या 40 घंटे के अंदर इसका बीज अंकुरित हो जाता है। उसके बाद इसको हल्के पानी में मिला दें, जी छिट्टा डाल दें। जी। तो अगर जो धान की जब हम बिजाई की बात करते हैं, इसके अंदर किस्में भी काफी है, तो कौन सी किस्में बेहतर रहती है? क्या इसमें हम किस्म ले सकते हैं? नहीं, किस्में तो बहुत हैं इसमें। अब तो पीआर ग्रुप में ही ज्यादा है, हाइब्रिड में ब्रोकन ज्यादा आ गई है, तो व्यापारी से झिझक रहा है लेने से। और जो बारीक वो वाली किस्में हैं उनके भी रेट नहीं मिल रहे हैं, तो किसान जो है इस टाइम पीआर ग्रुप पे ही, जैसे
HKR, ये PR 126 है, PR 114 है, 131 है, 32 है, तो इन्हीं पे मोस्टली किसान का ध्यान है। जी, तो आपने कौन सी किस्म ले रखी है जी इसमें, कौन सी बो ये रहे हो आप? हाँ 126 है, 114 और 132। तो 3 किस्में आपने ली है। तो ये कितने एकड़ में जी लगाओगे जी जी, आप? ये 10-12 एकड़ में तो 26 लगाएंगे और 7-8 एकड़ में PR 114 और 4 एकड़ में ये नई किस्म आई है 32 PU की है, जी। ये 132 लगाएंगे। तो अश्विनी जी, अगर जो बीज की मात्रा की बात करें, इसमें भाई एकड़ में किस तरह क्या जरूरत होती है, थोड़ा सा वो भी बताइए। हाँ वैसे तो 3 से 4 एकड़ KG में भी प्रति एकड़ लग जाता है, लेकिन हम जो धान का बीज लेते हैं वो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करते हैं। जी। हाँ, और मतलब जो बिजाई का है, एक मरले में हम 2.5 किलो प्रति मरले के हिसाब से नर्सरी की बिजाई करते हैं। जी, 2.5 किलो प्रति मरले के हिसाब से। तो इतनी काफी मात्रा रहती है, ठीक रहती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अश्विनी जी, जिस तरह बिजाई के समय की बात करें तो क्या समय बेहतर रहता है जिसमें? समय अभी बहुत उपयुक्त समय चला हुआ है 15 मई से, और हाँ जी। पूरा मई जो है बहुत अच्छा समय है। अब की बार किसान जो है जल्दी नहीं कर रहे, क्योंकि हर वर्ष जो है जब शुरू में सितंबर में धान की कटाई होती है तो व्यापारी लोग मोस्टली हड़ताल करते हैं और किसान के उसमें परेशानी हो रही है। इस बार मोस्टली 20 मई से बिजाई शुरू हो रही है। अभी जी, 3-4 दिन से ही बिजाई शुरू हो रही है और अभी एक हफ्ता और चलेगी। तो सरकार की तरफ से भी कुछ इसके अनुदान की बात करें, सावधानी की बात करें, या फिर कोई सहायता की बात करें इसमें? सरकार की तरफ से तो DSR में है, जो DSR लगा रहे हैं उसमें है जी, 4,000 रुपये एकड़ के हिसाब से। बाकी जो बिजाई का समय है सरकार के अनुसार 15 मई से है, और हम्म। में जो ट्रांसप्लांटिंग का समय है वो 15 जून से है। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अश्विनी कुमार शर्मा जी, जिस प्रकार से प्रगतिशील किसान बहन भाई है, क्या विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए? कुछ सुझाव जो बहन भाई इसमें धान की बिजाई ले रहे हैं। तो इसमें यही है कि पानी इसमें हल्का पानी रखें, और गर्मी के टाइम में इसका थोड़ा पानी निकाल के शाम को फिर ताज़ा पानी डालें, सुबह ताज़ा पानी डालें, पानी पतला रखें, तो जिससे मतलब पानी चेंज होता रहे और लंबा टाइम ना रखें इसको। और कुछ विशेष इसके अंदर सावधानी इसमें, और कुछ अगर जो धान की जो बिजाई ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसमें खरपतवार, पौध में खरपतवार नाशक के लिए एक तो मतलब इरेज वगैरह का इस्तेमाल करें 3-4 दिन बाद। इसमें 72 घंटे के अंदर जो है ना, इरेज का वो रेते में डाल के, रेते मिला के इरेज डाल दें खेत में, तो ये अपना खरपतवार नाशक का अवश्य ध्यान रखें। तो अगर जो सावधानियां सभी रखे जाते हैं, जैसे खरपतवार की, भाई जो बीज की मात्रा की हो, तो कुल मिला के कहे तो हम एक अच्छी फसल इसमें ले सकते हैं। जी जी जी। तो कार्यक्रम में आप जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, ये तो ली जानकारी धान की बिजाई में सावधानी पे, और इस बारे में जानकारी दे रहे थे एक प्रगतिशील किसान भाई अश्विनी कुमार शर्मा। और भाइयों, इब करे चर्चा हरे चारे के लिए लोबिया की बिजाई पे। किसान भाइयों, लोबिया की खेती जो सिंचित इलाके हैं उन खातर सबसे बढ़िया माने जाओ है, और ज़्यादातर भाइयों ज्वार बाजरा मक्का जो है उसके साथ हम मिला कर ना बीज रहे हैं, ताकि हरे चारे की पैदावार और बगैर फली के चारे के जो है पौष्टिक तत्व बढ़ाए जा सके। और गर्मियों में तो भाइयों पशुओं के लिए दूध की जो क्षमता उसने बढ़ाने खातर, और जो दुधारू जानवर हैं उनको हम लोबिया खिला कर जो है उन हरे चारे की जो कमी है वो भी हम पूरी कर सके हैं। बात करें भाइयों इसकी किस्म की, तो CS88 यह किस्म हरियाणा में चारे की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाओ है, और सिद्धि बढ़ने वाली यह किस्म है। इसके पत्ते भाइयों हरे गहरे और चौड़े हुए हैं, और साथ में भाइयों यह किस्म जो है कई तरह के रोग और कीटों तक भी मुक्त है।
खास तौर पर जो पीड़े मोजैक विषाणु है उससे ये रोग प्रतिरोधी किस्म है। और इसकी बिजाई भाइयों सिंचित और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी गर्मी और खरीफ में करी जा सके है। और यह किस्म भाइयों 55 से 60 दिन में औसत 50% फूल आने पर हरे चारे की कटाई खातर तैयार हो जाए। साथ ही भाइयों यदि फसल बीज के लिए लेनी है हमने तो बिजाई का समय रहा है जुलाई से मध्य अगस्त का, अगर हमने बीज खातर लेनी है। और खेत की जो हमने तैयारी करनी है, मिट्टी और खेत की तैयारी करनी है, उस खातर तो भाइयों एक तो ज़मीन समतल और अच्छे जल निकासी वाली ज़मीन जरूर चुनें। साथ ही अच्छी उपज देने खातर भाइयों दोमट मिट्टी अगर मिल जाए तो दोमट मिट्टी में जो है लोबिया की बिजाई सबसे बढ़िया मानी जाओ है, जिससे तो हमने अच्छी तरह से 2 बार जुताई करके तैयार कर लेना है। और बिजाई के समय की बात करें तो भाइयों लोबिया की बिजाई जो है मार्च से जुलाई के मध्य तक किसान भाई कर सके हैं। और हरे चारे खातर सबसे जो अधिक पैदावार लेने खातर जो सिंचित इलाके हैं उसमें मई के पहले सप्ताह तक लेकर जो भी बारिश का मौसम है उसके हिसाब से हम इन्हें लगा सके हैं। इनकी जो समय चल रहा है सबसे बढ़िया समय है लोबिया की बिजाई का। और बात करें भाइयों बीज की हमने मात्रा कितनी लेनी है, बिजाई हमने किस तरह करनी है, तो 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने बीज लेना है। कतार से कतार का 30 सेंटीमीटर हमने फासला रखना है और पोरे या फिर ड्रिल विधि द्वारा हमने बिजाई करनी है। नमी बनाए रखने खातर भाइयों जो तुरंत सुहागा जरूर लगावें। और जब मिश्रित फसल बोई जावे तो बीज की 1/3 मात्रा हमने इस्तेमाल करनी है। और बीज को जो है इस फसल खातर बोए गए जो राइजोबियम कल्चर के 2 टिक्के हैं, यानी कि 50 मिलीलीटर प्रति टिक्के हमने इसको उपचारित जरूर करना है बीज को। और इससे क्या होगा कि जो बीज की गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। और बात करें भाइयों उर्वरक की तो 10 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई तक पहला हमने कतारा में ड्रिल कर देना है। और क्योंकि ये दाल वाली फसल है तो इसमें नाइट्रोजन उर्वरक की हमने ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो नाइट्रोजन की मात्रा हमने कम रखनी है। और साथ में भाइयों कसौली तय 1 या 2 गुड़ाई जरूर कर दें ताकि खरपतवार ना बढ़े। और सिंचाई की बात करें तो भाइयों मई में बोई गई जो फसल है उस खातर मानसून आने तक हर 15 दिन में सिंचाई जरूर करें। और फसल में भाइयों कुल 3 से 4 सिंचाई की जरूरत पड़े है। साथ ही भाइयों कीड़े तभी हमने बचाव करना है। और इसमें अगर कीड़े की बात करें तो इसमें हरा तेला ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है। खुले मौसम में इस फसल पर हरा तेला आक्रमण करे है और इसकी रोकथाम खातर भाइयों 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की दवाई ने 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से हाथ चलन वाला जो स्प्रेयर है उससे इसका छिड़काव करें। और चारे के लिए भाइयों उगाई जा रही जो फसल है उसमें सिर्फ मेलाथियान का ही प्रयोग करें और छिड़काव के 1 हफ्ते बाद तक फसल ने पशुओं को ना खिलावें। साथ ही कटाई भी हमने करनी है तो लोबिया से हम 2 कटाई ले सके हैं। पहली कटाई तो भाई बिजाई के 55 दिन के बाद और दूसरी कटाई हम ले सके हैं फसल में फूल आने पे। इस तरह करने से भाइयों गर्मियों में जो हरे चारे की कमी है वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ भाइयों सामान्य विधि के मुकाबले चारे की पैदावार भी हमने ज़्यादा मिलेगी। तो ये तो करी भाइयों चर्चा हरे चारे के लिए लोबिया की बिजाई पे। और ये बात करें भाइयों मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ ही भाइयों बात करें कल के कार्यक्रम के विषय की तो कल है भाइयों दिन रविवार और रविवार ने हम लेकर हुआ कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और सोमवार ने भाइयों चर्चा करेंगे गाभिन पशुओं के ब्याने से पूर्व और बाद में देखभाल पर। साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे आंवला के बागों की देखभाल किस तरह करें और जानकारी लेंगे भाइयों जैविक खेती के लाभ पे। और इब कराओ भाइयों का मनोरंजन सुने रागनी। नो बोला एक बार भिखारी आया थारे दर्शन का साया कोई होगा लोक मकाम वो कह रहा अंदर जाना से बाहर भिखारी
बाहर खड़ा कह रहा कृष्ण कृष्ण फेट लूं त जब हो जिया परसन थारे दर्शन करना चाहता तुम तीन लोक के दाता वो कह रहा सच्चा दाम तेरा यार भी पुराना से सुंदर चेहरा मीठी बोली खड़े न तहान बतेरी बोली बोली सकल बहुत सर मार्या माथे पे तिलक चढ़ाया मन दिखे सुंदर श्याम उका ब्राह्मण के साथ पाड़ा से बाट में चलता चलता हारा वो प्रभु जी गुण गावे से हारा मेरा प्यारा कृष्ण मुरारी मारी बालकपन की यारी उन्हें कह दिया हाल तमाम वो तो अकल बंद घना श्याणा से जगन्नाथ रटो भवानी मात सिर पे सतगुरु जी का हाथ को बात रात दिन कर जा फिर आप सबके जर जा तेरा सब हो जागा नाम यो तो सदा उम्र का बाणा से बाहर भिखारी ये तो सुनी भाइयों रागणी और गायक कलाकार थे राजकिशन अगवानपुरिया। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत छोटे फलदार पौधों का लू से हमें किस तरह बचाव करना है। किसान भाइयों नए छोटे जो फलदार पौधे हैं ज़्यादा नाजुक हैं और मई जून के महीने में जब पौधे शुष्क और गर्म हवा जब चल रहे हैं लू चल रहे हैं तो उसके संपर्क में आते ही जल्दी ख़त्म हो जाए
और गर्मी के महीना में तो भाइयों लू के कारण पौधे की जो पत्ती हैं और जो ज़मीन की सतह तक पानी का वाष्पीकरण भी ज़्यादा है, इसलिए भाइयों गर्मी के मौसम में पौधे को अधिक पानी की जरूरत भी पड़े है। और मई जून के महीने में तो भाइयों हर रोज़ नए पौधे को पानी जरूर देवें। यदि हम हर रोज़ पानी ना दे सकें तो पौधे पर पानी की कमी के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएं। इसलिए भाइयों तेज़ गर्मी और जब लू चल रहा है या आंधी तूफान में कमज़ोर पौधे का टूटना, उनका गिरना या फिर बिल्कुल उखड़ जाना भी कई बार देखने मिला है। तो हमने जो नए पौधे हैं उनका हमने गर्म हवा यानी कि लू से बचाव जरूर करना है। और हम बचाव किस तरह करें? एक तो वायुरोधक व बचाव के लिए हम बाड़ लगा सकें हैं। बाग लगाने से पहले भाइयों जिस तरफ से हवाएं ज़्यादा चले हैं उस तरफ वायुरोधक पेड़ लगाने जरूर चाहिए। ज़्यादातर हवा जो है उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहे हैं और इसलिए भाइयों इन्हीं दिशाओं में वायुरोधक पौधे लगाने चाहिए। जंगल जलेबी है, जमोया है, अर्जुन है, जामुन है, देसी आम है और शहतूत आदि के जो पेड़ हैं वो वायुरोधक के रूप में लगाए जा सके हैं। और इन पौधों के बीच में भाइयों बाड़ जरूर लगावें। जिस तरह बोगनविलिया है, जट्टी खट्टी है और करौंदा के पौधे हैं वो बाड़ के रूप में लगाए जा सके हैं। और जो नींबू जाति के बाग लगा रहे हैं तो भाई उसमें ध्यान रखें कि जट्टी खट्टी जो है उसकी बाड़ ना लगावें। और जो नए पौधे हैं भाई उनकी शुरुआत में हमने बहुत देखभाल रखनी है। नए पौधे लगाने के बाद बांस और लकड़ी तो उसने सहारा देवे। रोगी और जो झुकी हुई टहनी है उन्हें सावधानी तक काट दें। गर्मी से जो है पौधे को बचाना है हमने। और अगर पौधे में भाई दीमक लग रही हो तो उसका हमने उपचार जरूर करना है। उपचार किस तरह करना है? एक तो बाग ने भाई साफ सुथरा रखा है। कोई भी चीज़ जिस तरह ठूठ है, गली सड़ी सूखी लकड़ी इत्यादि है वो ना रहने देवें, क्योंकि भाइयों दीमक के प्रकोप ने बढ़ावा है। साथ ही वृक्षों में के आसपास जो है गहरी जुताई कर दें और उसमें पानी दे दें ताकि दीमक का प्रकोप कम हो जाए। और भाइयों एक बात का खास तौर पर हमने ध्यान रखना कि गोबर की जो हरी और कच्ची खाद है उसका प्रयोग हमने नहीं करना है, क्योंकि ये दीमक ने बढ़ावा देवा है। और जहाँ तक हो सके भाइयों रानी जो दीमक है उसने नष्ट करता है। अब जब गर्मी के महीने हैं, मई जून का समय है, लू चल रहे हैं, तो उस टाइम सिंचाई जो करना है वो बहुत ज़रूरी हो जाए। और गर्म हवाएं व जो लू है इन दिनों में पानी की अधिक वाष्पीकरण के कारण पौधे में जो पानी की ज़रूरत है वो ज़्यादा बढ़ जाए। और ऐसे में भाइयों ध्यान रखना है कि हमने समय पर पानी जरूर देना है। और नए फलदार पौधों को रिंग विधि द्वारा अगर हम सिंचित करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पौधों की 2 कतारों के बीच में एक नाली बनावें। इस नाली से दोनों कतारों के पौधों के जो थावड़ों हैं उनको अलग अलग तो जोड़ दें ताकि कम पानी में हम ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर पाएँ। और जहाँ पानी की ज़्यादा कमी हो वहाँ टपका सिंचाई प्रणाली द्वारा भी पौधों की सिंचाई हम प्रतिदिन कर सकें हैं। साथ ही भाइयों टपका सिंचाई प्रणाली तो हम दवाई और खाद का भी पौधों को अच्छी तरह से दे पाओगे। और कई बार जो देखा जाता है कि किसान भाई जो है वो फल उत्पादन प्राय हवा रोक जो बाढ़ है उसने तैयारी नहीं कर दे। अगर बाढ़ तैयार कर भी रहे हैं तो बाढ़ उस समय तैयार कर रहे हैं जब फल लगा दिए हैं। तो फल पौधा लगने के बाद हम बाढ़ लगाने लग रहे हैं तो वो बाढ़ जो है उन नवजात जो पौधे हैं उनकी रक्षा नहीं कर पाती। इसलिए भाइयों छोटे और जो नए पौधे हैं उनके लिए गर्मी में यानी कि जो मई जून का महीना है उसमें प्रत्येक पौधे के इर्द गिर्द जो है सरकंडे की पत्ती, धान की पराली और बाजरे की जो कड़वी है वो लगावें। और प्रत्येक पौधे ने भाइयों दक्षिण दिशा से थोड़ा सा खुला रखें ताकि पौधे को थोड़ी बहुत धूप भी मिलती रहे। साथ ही जो प्लावर है वो भी करें यानी कि मल्चिंग जो है वो भी करनी चाहिए। गर्मी के दिनों में भाइयों ज़मीन में जो उपलब्ध नमी है वो ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए खेत में हमने गुड़ाई करने के बाद ज़मीन को घास फूस और धान की जो छिलके हैं, पराली है, लकड़ी है उसके बुरादे से या जो पॉलीथीन की चादर है उससे ढक दें जिससे हवा के अंदर जो मिट्टी जो है उसके अंदर नमी बनी रहे। और इसी काम नाम को है मल्चिंग। और इस तरह करने से भाइयों ज़मीन जो है वो लू और सूरज की किरणों के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती जिससे वाष्पीकरण कम तक कम हुआ है और ज़मीन में भाइयों नमी बनी रहा है। दूसरे बाग में जो है खरपतवार है उसने भी ना होने देवें और जो खुराक और पानी का ज़्यादा नुकसान कर रहा है, इसलिए हमने खरपतवार बिल्कुल साफ रखना है खेत में थे। मल्चिंग काले रंग की 100 माइक्रोन जो मोटाई वाली पॉलीथीन की चादर है उससे करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो भाइयों ये तो बात करी कि जो हमारे छोटे फलदार पौधे हैं उनका हमने लू से किस तरह बचाव करना है। और भाइयों इव लेवें जानकारी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक नीमास्त्र के महत्व और उसके उपयोग पर। भाइयों नीमास्त्र भाइयों यह रस चूसक
फल तना छेदक को नियंत्रित करने का तरीका है और 6 महीने तक हम नीमास्त्र न बनाकर उसने स्टोर करके भी रख सकें हैं। बनाने की विधि है भाइयों, एक बर्तन में 100 लीटर पानी भर लें, इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलावें, साथ ही भाई इसमें 5 किलो देसी गाय का गोबर भी हम मिला लें। फिर उसके बाद भाइयों कुटी हुई 5 किलो नीम की पत्ती और कुटी हुई निम्बोड़ी यानी कि जो नीम का बीज है उसने भी इसमें मिला लें और इस मिश्रण में भाइयों 24 घंटे तक किण्वन खातर रख दें। साथ ही भाइयों इसमें कोई लकड़ी या डंडे की सहायता से दिन में 2 बार इस घोल में जरूर घुमावें और इस घोल को सूती कपड़े से छान लें और इस घोल का स्प्रे भाइयों 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर सभी रस चूसने वाले जो मिलीबग हैं उनके प्रकोप ने कम कर है और उनके प्रकोप ने कम करके हमारी जो फसल है उस खातर बड़ा लाभदायक रहा है। तो इसमें हमने को ज़्यादा कुछ नहीं करना नीमास्त्र बनाने में, तो इसमें तो सिर्फ हमने एक बर्तन लेना है, 100 लीटर उसमें पानी भर लेना है, 5 लीटर उसमें देसी गाय का मूत्र और 5 किलोग्राम इसमें देसी गाय का गोबर और 5 किलो ही भाइयों इसमें कुटी हुई नीम की पत्ती और निम्बोड़ी इसमें मिला लेनी है और 24 घंटे खातर हमने रख देना है। और जब वो तैयार हो जाए नीमास्त्र तो हमने इसमें 100 मिलीलीटर लेना है और 5 लीटर पानी में मिलाकर जो हमारी फसल है उस पर हमने छिड़काव कर देना, जिससे जो है फसल का बचाव होगा। तो ये जो प्राकृतिक विधि है खेती की, अब हमने इनकी तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि जो कीट हैं, पतंगे हैं, बीमारी हैं, उनका समाधान हम अपने जो देसी तरीके हैं उन तभी कर सके हैं। तो हर चीज़ के अंदर हमने रसायन का इस्तेमाल छोड़ना होगा और साथ ही जो हम रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं उनका प्रयोग भी हमने सीमित करना है। यानी कि जितनी मात्रा बताई गई है वैज्ञानिकों द्वारा कि खेत में हमने कितना उर्वरक डालना है रासायनिक, उतनी ही मात्रा किसान भाई डालना है, उसका अंधाधुंध प्रयोग ना करें। और साथ ही जो उर्वरक हैं, रसायन है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करते करते हमने प्राकृतिक जो हमारे उर्वरक हैं जैसे केंचुआ खाद है या गोबर की गली सड़ी खाद है और जो प्राकृतिक जितने भी तरीके हैं उन हम इस्तेमाल करके प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, ताकि जो हमारे घर में जो खाने की थाली है उसमें जहर की मात्रा हम और कम कर पाएँ। और ये अगर जहर इसी तरह हमारे शरीर में जाता रहा तो शरीर में बीमारी बढ़ दी जाऊंगी और साथ ही साथ जो हमारे पशुधन है वो भी वही चारा खा रहे हैं तो उनके शरीर में भी वो जहर बढ़ेगा और उनका दूध फिर हम तक पहुंचे हैं तो दूध के माध्यम से भी वो जहर हमारे शरीर तक पहुंचेगा। इसलिए भाइयों जो रसायन विधि है उससे थोड़ा थोड़ा हमने हटकर प्राकृतिक की तरफ बढ़ना है और प्राकृतिक खेती को अपनाना है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।